है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास पेशकश में आज बात इंडिया अमेरिका ट्रेड रिलेशंस की। दरअसल खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के फेस्टिवल गुड सप्लायर के तौर पर भारत ने फिलीपींस को पीछे कर दिया है। वैसे भी भारत का क्रिसमस के मौके पर सजावट वाले सामान एक्सपोर्ट 2020 के बाद अगर हम देखें तो इसमें 54% से ज़्यादा का भी इजाफा एक तरह से देखा जा रहा है। तो ख़ास बात यह है कि फिनोमिना अगर हम इसका समझें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस के सामान तक ही लिमिटेड भी नहीं है। भारत के एक्सपोर्टर्स ने गारमेंट्स और हैंडीक्राफ्ट के ऑर्डर में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाया है। और इसी को हम समझेंगे कि दरअसल ये पूरी जो हलचल हो रही है, पूरा जो सिनेरियो पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है, ख़ासतौर से अगर हम इस ट्रेड को समझने की कोशिश करें तो उसी को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ हम करवा दें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के रिटायर्ड प्रोफेसर विजय कौल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत वेलकम है आपका स्टूडियो में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के यूनाइटेड स्टेट स्टडीज़ के प्रोफेसर अरविंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और साथ ही यूनाइटेड स्टेट में इंडिया की साकिब एम्बेसडर मीरा शंकर हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रही हैं। मीरा शंकर जी, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये कि ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं और जिसको हम बहुत अच्छा एक तरीके से इशारा मान रहे हैं कि हमारे ट्रेड के लिए यूएस के साथ में बहुत अच्छा है, कहीं ये सीजनल होकर तो नहीं रह सकता है? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम ग्रो कर रहे हैं और फिर उसमें कहीं ना कहीं एक डेंट पड़ जाता है। तो वैसा ना हो उसके लिए कुछ चीज़ें तो आपने बताई हैं, कुछ और भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ। और दूसरा एक ये भी, क्योंकि जब पेंडेमिक आया तो ग्लोबली एक इम्पैक्ट देखा गया था, लेकिन उसका रिवैम्प की अगर हम बात करें तो बहुत सारे देशों ने तो किया है। चाइना को देखें तो वहाँ पर माइनसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसका एक जो व्यू पॉइंट बना, और ख़ासतौर से ट्रंप ने तो जिस तरह से क्लैरिटी से कहा, हालांकि जो बाइडेन उसको सेकंड नहीं करते हैं उस तरीके से, लेकिन बावजूद उसके भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम माइनस चाइना को देखकर और हिंदुस्तान के नज़रिए से अगर हम और ज़्यादा ग्रो कर पाएं, इस मौके का बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा पाएं। देखिए, यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, करीब मेरे ख्याल से $40 बिलियन से ज्यादा हो गया है, डबल हो गया है जी। तो यूएस एक ऐसा मार्केट है जहां हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं गुड्स और सर्विसेज, और इंपोर्ट कम करते हैं। तो इस वजह से अहमियत उसकी हमारे लिए ज्यादा है जी। तो एक तरीके से ये भी सोचिए कि सामरिक रिश्ता भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब सामरिक रिश्ता बढ़ता है तो वहाँ के जो कंपनियां हैं वो भारत की तरफ देखेंगे भी कि ये भी एक हमारा मित्र है, जहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट बड़ी है और दूसरे हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं, कंफर्ट लेवल है, तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो सामरिक रिश्ते भी बढ़ाने हैं और ठोस कोशिश भी करनी है कि जो टारगेट हम लोगों ने रखा था $500 बिलियन का, जब प्रेसिडेंट ओबामा थे, तो उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया मैम, आप जुड़ी हमारे साथ। लंदन से हमारे साथ मीरा शंकर जी जुड़ी हुई थी और बेहद अहम जानकारियां आपने हमारे साथ शेयर की हैं मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपसे प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, मैं
थोड़ा जो और समझना चाहती हूँ कि पैंडेमिक के दौर में थोड़ा सा एक स्लो डाउन देखा गया था, लेकिन हमने रिवैम्प किया है और एक तरीके से जो बूस्टअप करने की तरफ बढ़ने का जो हमने काम किया है कि अब हम कोशिश करें कि हमारा ट्रेड और बेटर हो और ज़्यादा उस बुके को हम बढ़ा पाएँ, उस बास्केट में और ज़्यादा एलिमेंट्स हम डाल पाएँ जिससे कि और ज़्यादा बेटर हो। आपका क्या इसके ऊपर सजेशन है, क्या आपका व्यू पॉइंट है? भारत जो अभी जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, ये पूरे विश्व में एक नए शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस नई शक्ति से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इतनी आशाएं हैं, स्पेशली इकोनॉमिक फील्ड में, और भारत जो है वो चीज़ को पूरा दर्शाना चाहता है कि कैसे इंडिया शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। So, इस context में India really has been showing lot of consistent policies technically, which obviously would allow the global economy to really maintain its sustenance. I just will highlight two factors for this. One factor that which is very important for India to understand, and also for the rest of the world, is US-China trade war, which really became very prominent in 2018, and it is ongoing phenomenon. And how India basically wanted to capitalize that, and India to an extent has been capitalizing and harnessing the potential, bridging the gap, whatever in fact India has done. I think Mr. Meerasankar very rightly said कि अभी जो हम लोगों का ट्रेड है यूएस के साथ, वो हम लोग सरप्लस में हैं, और सरप्लस में हैं तो एक बहुत बड़ा वो भारत का जो एक आशा है कि कैसे अपने आर्थिक जो है, आर्थिक अपने पॉलिसी के नीतियों के थ्रू अपने आर्थिक स्थिति को सुधारें और कैसे विश्व के साथ जुड़ें। उसमें जो हुआ है अभी यूएस के साथ खास करके, दैट हैज रियली सोन एंड गिवन कॉन्फिडेंस टू इंडिया. इंडिया हैज सोन इट्स रेजिलियंस. द सेकेंड थिंग विच अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप बार बार बोल रही हैं कि इंडिया जो है फिलीपींस को भी पीछे छोड़ दिया है. देखिए, फिलीपींस का इकोनॉमी बहुत ही छोटा इकोनॉमी है, और उसका कंपैरिजन हम लोग केवल ये जो आपका जो अभी जो गुड्स का जो क्रिसमस गुड्स का जो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट का, उसके माने में ठीक है. अदरवाइज फिलीपींस का इकोनॉमी जो है हम लोग के इकोनॉमी से बहुत ही छोटा इकोनॉमी है. वियतनाम इकोनॉमी बहुत छोटा है. हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एंड द पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल ऑर्डर, चाइना का जो पोजिशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर कोविड जीरो पॉलिसी, वो दैट स्पेस विच वॉज लेफ्ट बाय चाइना, that space is now being used by India to an extent, and how that could really allow India to be a part of global radar in the economic sphere again remains a part of the main question. Last thing which I want to say here, बहुत important वो है जैकि that ये जो उभरती भू राजनीति जो जियो पॉलिटिक्स हम लोग बोलते हैं, इस जियो पॉलिटिक्स में भारत का जो योगदान होगा वो बहुत ही बड़ा योगदान होगा. बिल्कुल. और इस योगदान को देखने के लिए हमारे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं, उसमें ताइवान हमारे हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जापान हैं, ये लोग दे आर पुटिंग ए कंसर्टेड एफर्ट टू सी हाउ इंडिया रियली बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स विच कुड रियली बी सीन और परसीव्ड एज एन ऑल्टरनेट टू सप्लाई चेन. So, ये जो आपका सप्लाई चेन का जो डिबेट होते रहता है, that how there has been a diversification of supply chain, and that again India has to be capitalizing on that diversification. That perhaps is one area which again India has to be capitalizing more. This is what I have to say. बिल्कुल. और विजय कौल जी, आपसे मैं जो जैसे सर ने जिक्र किया, अरविंद जी ने, कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ और वो फोर्स है, अलावा इसके स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है ही, हम यंग फोर्स भी हैं, वो भी हमारे प्लस में जाता है. हम फर्स्ट चॉइस रहें, इसके लिए कहीं आप सजेशंस के तौर पर कुछ सुझाना चाहेंगे कि हमारा जो बिजनेस है उसमें, जैसे मीरा शंकर जी ने कहा कि हम वहाँ से इंपोर्ट कम करते हैं, यूएस से एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन होती है. यही एक आइडियल सिचुएशन बन जाए, उसके लिए क्या सजेशंस रहेंगे सर आपके? इसमें ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हमारे यहाँ पर जो
इंडिया इस समय जो है कहा जाता है यंगेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पर, जो 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग वो जो है पॉपुलेशन है, और अगले 20 ईयर्स तक हम इस जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं वो उसको हम इंजॉय कर सकते हैं, इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। तो उसमें ग्रोथ में ये जो एक अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, जैसे बताया कि यंग लोग हैं हमारे यहाँ पर, जो टैलेंटेड लोग भी हैं काफ़ी, तो जो सर्विस वाला, जैसे मैं एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी जो अपने मीरा जी ने भी, उन्होंने भी बोला कि वो जो है $150 बिलियन, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए। असल में वो जब एक $150 बिलियन की बात कर रहे हैं या मैं 119 बिलियन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो एक मर्केंडाइज प्रोडक्ट भी है और सर्विस भी है। तो ये थोड़ा सा बहुत क्लियर करने की जरूरत है व्यूअर्स के लिए कि जब हम ये $150 बिलियन, तो उसमें जो इंडिया से जो सर्विस एक्सपोर्ट हो रहा है या हम कुछ सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं या मर्केंडाइज जो कम्युनिटी है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारा जो बेसिकली हम जिस तरह से हैं, हमारे यहाँ पर जो सर्विस एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। हम सर्विस एक्सपोर्ट जो है बेसिकली जो आईटी प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमारा जो स्कोप तो बेसिकली जो सर्विसेज के अंदर भी है और कम्युनिटीज़ के अंदर भी है। तो मेरे विचार में जिस हमारे यहाँ पर जो हम यंग पॉपुलेशन को यूज़ करते हुए, टैलेंट को यूज़ करते हुए, हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं, हम स्टार्टअप को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और जो नई कंपनीज आ रही हैं, मीडियम साइज़ कंपनीज आ रही हैं, और जो थोड़ी सी हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट आ रही हैं, हमारे यहाँ पर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, कुछ और इस तरह के हाई टेक एरियाज है, उसको भी लिबरलाइज किया गया है। तो एक जो हमारे यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप जो स्पिरिट है उसको बूस्ट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, जो मोदी गवर्नमेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो वो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी अमेरिका भी है और दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। तो अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज़ का जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, गवर्नेंस सिस्टम है, और हमारे जो कन्वर्जेंस ऑफ जो इंटरेस्ट जो हो रहे हैं, हमारे जो जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस भी हो रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक कन्वर्जेंस भी हो रहे हैं, और हमारे जो लोग जो यहाँ पर और अमेरिका के अंदर है, वो डायस्पोरा जो है वो भी बड़ा पावरफुल है। तो ये सब को यूज़ करते हुए हम जो है बेसिकली इस सब को यूज़ करते हुए हम अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं। हम अपने जो यंग लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखा सकते हैं, वो एक्सपोर्ट भी करें उसको जो है, और इकोनॉमिक रिलेशंस भी बनाएं, और भी जैसे रिलेशन जैसे सामरिक की बात की जो वो भी हो रहा है बेसिकली क्वाड के अंदर। हालांकि जो है वो क्वाड वाला है, इंडो पैसिफिक वाला है, ये सारे इश्यूज जो इस तरह से आ रहे हैं, जो रिलेशनशिप जो है मल्टी फैसेट रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। और इसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो हमारे यंग लोगों को ही हुआ, क्योंकि आगे जो पॉपुलेशन आ रही है वो यंग लोग हैं, जो स्टार्टअप्स वगैरह जो आ रहे हैं, जो ये जो नई नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो आईटी का जो काफ़ी है, डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, उसमें हमारे यहाँ जो टैलेंट की कमी नहीं है, तो हम इस टैलेंट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कई तरह की हैं, जो सर्विस के अंदर कई तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, 4 डिफरेंट मोड ऑफ सर्विसेज हैं, वो सारा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो डेफिनेटली ये एक बड़ी बिग अपॉर्चुनिटीज़ है, जो एक अपॉर्चुन टाइम भी है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बड़ी फेवरेबल है, इसको हमको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। और प्रोफेसर अरविंद जी से इसी पर मैं कंटिन्यूएशन चाहूँगी, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर की भी हम बात करते हैं और जियोपॉलिटिक्स जो है हम उसकी भी बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन और सिनेरियो, और ख़ासतौर से जिस तरह का एक पुश हम कहते हैं वो पॉलिसीज़ के तौर पर भी हमको देखने को मिलता है। पॉलिसीज़ की अब कम से कम हम बात नहीं करते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो हाल फिलहाल का सिचुएशन है उसमें, और आगे जो ब्राइट फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन आप कैसे डिफाइन करते हैं सर? आई थिंक इंडिया इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट इज प्लेस्ड सो वेल, स्पेशली in terms of its potential, as I said in fact in my previous statement, कि भारत को लोग बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में देख रहे हैं, और इनका जो एक रोल है अभी पूरे विश्व में, अगेन आई विल टेल यू एंड गिव यू द एग्जांपल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक मेल्टडाउन, व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज फेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इंडिया वाज आस्क्ड बाय ऑल द मेंबर्स of the G7 to come up with an alternate framework which can help and also bail out some of the countries which were really facing the heat of the world economic meltdown. तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत जो अभी एक अपना एक स्थान बनाया है,
विश्व गुरु के रूप में, वो स्थान भारत को निभाना पड़ेगा। भारत को सबके साथ काम करना होगा। भारत जो है किसी एक देश के साथ और किसी एक देश के साथ टिल्ट करना, ये सब भारत नहीं करेगा। भारत सबके साथ काम करेगा। भारत और जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, ये दोनों का एक जो संबंध बना है, वो ये केवल गुड्स एंड सर्विसेज में ही नहीं है। ये जो पॉलिटिकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार करके ये लोग आगे बढ़े हैं। ये दो देश जो हमारा है, both the nations basically have been trying to understand each other better, and that is why you see a lot of these developments which have happened in geopolitics really have warranted India to be a part of the solution for the global problems. तो हमारा भी जो भारत का जो भी अपेक्षा है, कैसे भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, कैसे ये विश्व की समस्याओं को सुलझाएगा, और उस समस्याओं को सुलझाने में यूएस का क्या योगदान होगा, और यूएस भारत दोनों मिलकर कैसे एक नया जो पार्टनरशिप की जो बात होती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, उसमें कैसे आगे बढ़ेगा। एक और मैं इसमें पॉइंट बताना चाहता हूँ, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंडियाज इवॉल्विंग पॉलिसी एज वाज पॉइंटेड आउट बाय एम्बेसडर बीरा शंकर। वो जो पॉलिसी है, that is with regard to how lowering the barriers of FDI, and that has a huge potential especially in the area of defense. डिफेंस को हम लोग नहीं भूलें। डिफेंस एक ऐसा एरिया है, as one can see that India's focus right now is on aerospace, और aerospace का again the type of thing which is happening, which US would be very much needed. Exactly. लेकिन प्रॉब्लम ये है that US obviously will hesitate in working with India and sharing the fundamental research. तो उसमें हमारा एक प्रॉब्लम अगेन इरिटेंट टाइप का प्रॉब्लम आ जाएगा, that could again impact the larger parameters which India has been setting to evolve a very robust strategic partnership with the United States. एक अगेन मैं उसको बोलना चाहता हूँ, व्यूअर्स के लिए बहुत यूजफुल होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें है क्या, दैट यूएस इंडिया रिलेशनशिप जो है राइट नाउ इज बीइंग सीन फ्रॉम ए मल्टीफैसेटेड डायमेंशन। हमारा जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोल के रूप में उभरा है, especially last 6 years, 7 years में काफी strong, because the lot of misperception which really were created, that really has been completely transition into a very mutual perceptions, and that is something which is very important. Economic sphere जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें काफी गुना, as again I would like to repeat that I think if one country where India has trade surplus, it is perhaps the United States. Right. We have a trade deficit with China, roughly $73 billion. So again, economic मेरा जो है, economic relationship जो है, that again is booming with the United States. मेरा strategic nuclear जो है, that again has brought lot of changes in terms of each other's perception. So I think the future is obviously going to be very bright, especially in the context of understanding where these two countries will be moving to. Or in that context, the geopolitical dimension again becomes very pertinent because of the emerging global order, which is going to be totally different. The global order is not going to be the same as it used to be pre-pandemic. So इसमें भारत का योगदान जो होगा वो एक बहुत ही अहम भूमिका के रूप में भारत उभरेगा, और भारत और यूएस दोनों के कंधे पे एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आएगा। वो हम लोग देख रहे हैं होते हुए कैसे भू राजनीति बदल रहा है, और उस भू राजनीति के बदलने में भारत का योगदान भी बदल रहा है, भारत की अपेक्षाएं भी बदल रही हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस भी आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड ऑर्डर, इन सब की तो हम बात कर ही रहे हैं, और ख़ासतौर से यूएस ट्रेड की तो हम विजय कौल जी बात कर ही रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये जो रीजन है, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, एशिया, साउथ एशिया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम एक तरीके से देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी उभर रही है, और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने की बात करते हैं, और जो कि कम से कम हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज के सिनेरियो में देखते हुए कि वो ट्रस्ट भी डेवलप हो रहा है लोगों का कि यस वी कैन, वो ट्रस्ट भी हमको दिखाई दे रहा है। इस रीजन में इंडिया का इस तरीके से उभरना, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने अभी जो है एक प्रोजेक्ट सबमिट किया, इंडियाज़ रोल इन इंडियन ओशन रीजन्स, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट।
तो बेसिकली इस पूरे रीजन के अंदर जो है इंडिया का रोल, इंडिया ट्रेडिशनली भी इंडिया बहुत ही पावरफुल रहा है। अगर आप देखें, हम जो ब्रिटिश पीरियड से पहले भी इंडिया का की रोल था इस पूरे रीजन्स के अंदर, और उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश पीरियड में भी उन्होंने पूरा कंट्रोल किया इंडिया से इस पूरे रीजन को, और हम देख रहे हैं कि इस समय भी जो है इंडिया जो है अगेन एमर्ज हो रहा है बिल्कुल हर तरह से। बेसिकली इंडिया इस पूरे रीजन को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर अभी जैसे ऑयल के बारे में काफ़ी इश्यूज़ हैं, एनर्जी के बारे में, तो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है इंटरनेशनल एनर्जी अलायंसेस का, सोलर अलायंसेस का शुरू किया है, इस तरह से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की है, तो ये एनर्जी के क्षेत्र के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू ओशन इकोनॉमी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे जो रीजन के अंदर इंडिया का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम जो बात करते हैं, इवन जो ग्लोबल वैल्यू चेन की बात करते हैं, हम रीजनल वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं कि इंडिया पूरे रीजन्स के अंदर जितनी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के साथ इश्यूज हो सकता है, कुछ एक के साथ हो सकता है, बाकी दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। उस रिलेशंस को एंजॉय, जो कंबाइन करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मोदी की गवर्नमेंट है, ये जो है इन्होंने बहुत काम किया है, और इसमें इसको पूरे रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। हमारे रिलेशन आप देखेंगे मिडल ईस्ट के साथ भी रिलेशन बहुत बन रहे हैं। मिडल ईस्ट जो है उसमें हमारे यहाँ काफ़ी लोग माइग्रेट होकर के वहाँ काम कर रहे हैं, बड़ा लार्ज नंबर जो है हमारा वहाँ काम कर रहा है। ऑयल के हमारे रिलेशनशिप हैं जो काफ़ी मनी वाइज भी काफ़ी रिच है। इधर आपका जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं, ये एक बहुत ज़्यादा डायनेमिक रीजन्स है। तो अगर हम देखें तो हमने जो पहले जो लुक ईस्ट और फिर जो एक्ट ईस्ट और इस तरह के जो पॉलिसीज़ भी हैं, मिडल ईस्ट की तरफ भी देख रहे हैं हम, जो इस दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो इंडिया जो एक सेंटर ऑफ द होल दिस रीजन जो एमर्ज हो रहा है। और इंडो पैसिफिक में भी देखें, जो एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक किया, तो बेसिकली इंडिया का ही रोल है कि इंडिया इज बिकमिंग ए सेंट्रल ऑफ ऑल दीज रीजन्स। तो ये रोल जो है जो शो कर रहा है कि इंडिया को इस रोल को कैपिटलाइज करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप के लिए भी और अदरवाइज भी, क्योंकि हमारे इस रीजन्स के अंदर कल्चरल रिलेशन बहुत पुराने हैं। तो उस कल्चरल रिलेशंस को, लिंकेजेस को यूज करते हुए हमको इकोनॉमी को भी करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें अपने जो है जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है, कोलैबोरेशन है, इस रीजन के साथ बढ़ाने चाहिए। तो ये जो इस तरह का एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होगा, ये पूरे फुल रीजन के पीस और स्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। और टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशनशिप, तो उसमें आपका जो कंक्लूडिंग रिमार्क होगा इस डिमांड एंड सप्लाई को लेकर, वो क्या होगा? इसमें यह है कि बेसिकली जो इंडिया और जो यूएस के रिलेशनशिप है, हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उसके अंदर वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। बट डेफिनेटली हम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए हमारे यहाँ पर काफ़ी स्टेप्स ले रही हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं प्रमोट करने के लिए। जैसे स्किल डेवलपमेंट वाला इशूज़ है, मेक इन इंडिया का जो इशू जो है आपने बताया, प्रोफेसर साहब ने बताया। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जनरली हमारे यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक जो हसल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, लॉजिस्टिक्स और दूसरे कुछ कॉस्ट जो ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो गवर्नमेंट कई तरह के स्टेप्स ले रही है। ईज़ ऑफ ये बिजनेस की बात जो हो रही है, उसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट भी काफ़ी अलर्ट है, वो काफ़ी तरह से मूव ले रहे हैं। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। उनसे उनके जो क्या समस्याएं वो फेस कर रहे हैं, उसको सॉल्व करते रहना चाहिए। तो मुझको लगता है ऑटोमेटिकली थिंग्स विल मूव इन ए पॉजिटिव सेंस। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी नोट पर आपका कंक्लूडिंग रिमार्क भी मैं चाहूँगी सर, आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या कहते हैं? आई थिंक भारत और यूएस दोनों को आपसी में बहुत सहयोग से काम करना होगा व्यापार के क्षेत्र में। और इसमें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना होगा कि व्हाट आर दोज स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिया वेयर इंडिया कैन कैपिटलाइज एंड व्हाट इज इट दैट इंडिया कैन डू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड vis-a-vis व्हाट कैन यूएस डू फॉर इंडिया। तो उसमें आपने सही बताया कि जो भी अभी आपका ट्रेडिशनल गुड्स हैं, जिसमें देयर इज एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ द ट्रेड, हाउ दे कैन रियली कम आउट फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल लिस्ट and emphasize more on medical equipments. See, pandemic basically has given us a lot of things to really revisit our own course of action.
और उसमें देखिए मेडिकल इक्विपमेंट एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा उसमें। आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स इंडिया एंड द यूएस कैन डू टुगेदर टू मेंटेन द हेल्थ सिक्योरिटी। Second thing, which is again very important, which Ambassador Meera Shankar had highlighted, was digital economy. That how India and the US can work together to strengthen that part, because as you know that the asymmetric threats exist, and that can really be impediment for the growth of the robust economy. So वो क्षेत्र आपका हो गया। Third जो है आपका जो again very important area where India obviously has to capitalize largely because of India's strength is again on the knowledge economy. How best India and the US can really work where they can share the knowledge. Despite the fact that India has been a part of international thermonuclear experimental research, how much India has got benefit from those sharing of knowledge again is a question. India is a member of this Global Nuclear Energy Partnership, GNEP. So a lot of these issues again India has to revisit and make a priority list, and then one by one India can address. And obviously India and the US, both of them, if they work together in a very constructive manner, there is a huge potential for the world. It's not only for India and the US, that potential is for the world. बिल्कुल सर। प्रोफेसर विजय कौल जी, आप आए स्टूडियो में वक्त निकालकर, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, आप भी आए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमसे अहम चर्चा की आपने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एम्बेसडर मीरा शंकर हमारे साथ मौजूद रहीं, मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीड ऑफ आर यही है कि हमें पोटेंशियल जो है हमारे पास में, उसको हम और ज़्यादा किस तरीके से एक्सेल कर पाएँ वो हमें देखना होगा। अलावा इसके पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। फिलीपींस की इकोनॉमी को चाहे छोटा कहा जा रहा है क्योंकि वो है छोटी, लेकिन फिर भी अगर हम किसी देश को पीछे छोड़ते हैं और हिंदुस्तान आगे बढ़ता है और एक एक करके पायदान चढ़ते चले जाता है, तो उस पर बात करना, हमारे दर्शकों को बताना हमारे लिए बेहद अहम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये ख़ास पेशकश आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल आज के लिए इस पेशकश में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी पेशकश? आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता हम आपको बता दें, ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।